कौन था? फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में उनकी क्या भूमिका है? दोस्तों, मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कौन था और किस राजनेता का संबंध करीम लाला से जोड़ा गया था? करीम लाला के बारे में सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के दौरान हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, लगभग 2 दशकों तक मुंबई में शासन करने वाले डॉन करीम लाला को भारत के मशहूर डॉन के नामों में से जाना जाता था। हम मुंबई के पहले डॉन के तौर पर जाने जाने वाले करीम लाला की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी की बायोपिक के साथ पर्दे पर आ रही हैं और इस फिल्म में करीम लाला की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, करीम लाला गंगूबाई का राखी भाई थे, जिसने उसे एक अत्याचार करने वाले गैंगस्टर से बचाया था। गंगूबाई को मुंबई लाया गया था क्योंकि वह फिल्मों में काम करना चाहती थी। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और उसे एक कोठे पर 500 रुपये में बेच दिया। जी हाँ दोस्तों, गंगूबाई ने वहां से भागने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन बाद में उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और एक वेश्या बन गई। दोस्तों, उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और महिला सेक्स वर्कर के अधिकारों के लिए काफ़ी विरोध किए। मुंबई के सेक्स वर्कर उनके साथ सम्मान से पेश आने लगे और मुंबई के हर कोटे पर गंगूबाई की तस्वीर रखी जाने लगी। एक बार डॉन करीम लाला गिरोह के एक गुंडे ने उनके साथ यौन संबंध बनाए, उसका शोषण किया और उसे पैसे दिए बिना चला गया। दोस्तों, उसने फिर 2-3 बार ऐसा किया और करीम लाला के नाम से उन्हें डराया भी। फिर उसके बाद गंगूबाई सीधा करीम लाला के पास गई, उनके घर पर, और उनके बारे में शिकायत की। गंगूबाई की बहादुरी को देखते हुए उन्होंने उनकी मदद करने का वादा किया और गंगूबाई ने उसे राखी के जरिए भाई बना लिया। दोस्तों, बाद में करीम लाला ने उसे उस व्यक्ति से बचाया और उसकी रक्षा करने का अपना वादा निभाया। अब आइए करीम लाला के बारे में जानते हैं और वो कौन थे, उन्होंने 2 दशकों तक मुंबई पर कैसे शासन किया। दोस्तों, अब्दुल करीम शेर खान को करीम लाला के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म अफगानिस्तान में 1911 में हुआ था और मृत्यु 19 फरवरी 2002 को हुई थी। करीम लाला उस समय कई राजनेताओं के साथ संबंध में थे। वे 60 से 80 के दशक के दौरान मुंबई में बहुत शक्तिशाली थे। करीम लाला शराब, अपहरण, जाली नोट की हेराफेरी और पैसे के लिए लोगों की हत्या कर देते थे। वे मुंबई के मुस्लिम स्लम इलाकों में अपने गिरोह चलाते थे। करीम लाला का परिवार अफगानिस्तान से आया और मुंबई में भिंडी बाजार की भीड़भाड़ वाली बस्ती में जाकर बस गया। दोस्तों, पहले करीम लाला ने पठान गिरोह में एक छोटे से गुंडे के रूप में काम किया, जिसका लक्ष्य अमीर व्यापारी और जमींदार थे जो मारवाड़ी और गुजराती समुदाय के थे। पठान समुदाय जल्दी अपनी सुपारी लेकर हत्या के लिए प्रसिद्ध हो गया और मुंबई में कई कैरम क्लब शुरू किया, जहां वास्तव में अवैध काम किया जाता था। दोस्तों, 70 के दशक में करीम लाला के 2 और परिचित साथी थे, मस्तान मिर्जा और वरदराजन मुदलियार। उन तीनों ने मुंबई को 3 भागों में बांटने का और अपने क्षेत्रों में अपना काम करने का फैसला किया। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद मुंबई के हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के 2 बेटे दाऊद इब्राहिम और शबीर इब्राहिम मस्तान मिर्जा टीम में शामिल हो गए और करीम लाला के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। करीम लाला ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया और कुछ दिनों बाद उसके पठान गिरोह ने 1981 में शबीर इब्राहिम को, जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई था, उसकी हत्या कर दी और बदला लेने के लिए 1986 में दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला के भाई रमीम खान को मार डाला। जी हाँ दोस्तों, 70 के दशक में करीम लाला ने पठान गैंग को धीरे धीरे छोड़ दिया। इस गैंग की जिम्मेदारी अपने भतीजे पर सौंप दी और उन्होंने खुद को होटल और ट्रैवल एजेंसी के व्यवसाय में सीमित कर लिया। करीम लाला ने इन दिनों को कानूनी तरीके से चलाने की कोशिश की। उस समय उनकी पार्टियों में कई बॉलीवुड हस्तियों को देखा जाता था। वास्तव में कई फिल्म के चरित्र उनके व्यक्तित्व से प्रेरित थे। दोस्तों, वे अपने घर पर साप्ताहिक सभा करते थे और लोगों की समस्याओं को सुनते थे और लोगों को न्याय दिलाते थे। दोस्तों, करीम लाला का परिवार व्यवसाय में था, लेकिन वे हमेशा से बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 21 साल में अफगानिस्तान छोड़ दिया था और मुंबई में बस गए। दोस्तों, उन्हें अपने समुदाय का अंतिम राजा भी माना जाता था। वे मुंबई के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन थे। उनके 2 दोस्त थे जो एक ही पद पर थे, लेकिन मस्तान मिर्जा और वरदराजन भी उन्हें मुंबई का डॉन मानते थे। जी हाँ दोस्तों, उन्हें बॉलीवुड में भी दिलचस्पी थी। फिल्म निर्माता संजय खान ने उन्हें एक फिल्म की पेशकश की, लेकिन उन्होंने अपने काम के कारण उसे मना कर दिया। दाऊद इब्राहिम से पहले अंडरवर्ल्ड में कोई हिंसा नहीं होती थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम के आने के बाद दोनों के बीच झड़पें शुरू हो गई। दाऊद की एंट्री ने करीम लाला को धीरे धीरे बॉम्बे पर उनकी पकड़ को कमज़ोर कर दिया और उसका गिरोह भी समय से साथ कम हो गया। करीम लाला कई बार जेल गया, लेकिन अदालत में उसका अपराध कभी साबित नहीं हुआ, इसलिए उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता था। दोस्तों, 80 के दशक के अंत में करीम लाला ने अपनी सभी अवैध धंधों को छोड़ दिया और घर पर आराम करने लगे और वर्ष 2002 में करीम लाला प्रार्थना के लिए मस्जिद गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।